कि ये एक सामान्य रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हमारी इलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाता है। अगर आप मान लीजिए स्कूली बच्चे ही तो कैसे तैयारी शुरू करेंगे? अगर आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, तब आप कैसे तैयारी करेंगे? आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले आपको ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। कोई व्यक्ति बताएगा कि उसने कॉमा फुल स्टॉप के साथ एनसीईआरटी या किसी किताब को रट डाला था और अंततः उसका चयन हो गया। सच्चाई ये है कि अब यूपीएससी 2.0 ऐसी परीक्षा नहीं है। और एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि आप देखेंगे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को वो कवर करती है। कई मामलों में वह बाकी पढ़ाई का सिलेबस तय करती है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अधिकांश विषयों में है वो आपको एनसीईआरटी में मिलती रही है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज फिर से चर्चा करते हैं यूपीएससी को लेकर। हम जानते हैं कि यूपीएससी को लेकर देश में एक क्रेज है, लेकिन कई बार इसे ओवर एडमायर किया जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो वही बात जो मैंने बार बार कही है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को एक सीमा से ज्यादा ग्लोरीफाई करना ठीक नहीं है। हमारे देश में ये जो ऑब्सेशन है यूपीएससी को लेकर, ये कोई एसेंशियली बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे दरअसल यूपीएससी को लेकर जिस किस्म की राय बनती है वो ऐसी बनती है जैसे कि यह कोई कैन मेक यू फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। इट शुड बी सीन इन दैट पर्सपेक्टिव। इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। लेकिन ये भी सही है कि ये एक सामान्य रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको हमारी इलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाता है। एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि हिस्टोरिकली जो एक कॉलोनियल सर्विस है, जिसमें कि बहुत ज्यादा सत्ता डीएम के पास हुआ करती थी, कलेक्टर के पास हुआ करती थी, आपको उसके लिए एलिजिबल बनाता है। इसी वजह से देश में इतने ज्यादा पैमाने पर लोग इसके लिए अपीयर करते हैं। यही वह वजह है जिस वजह से स्टेटिस्टिकली अगर बात की जाए, सांख्यिकीय तौर पर अगर बात की जाए, तो परीक्षा में सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हर साल 10 लाख, कई बार 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं और अंततः 700 से 1000 के बीच में, कभी 700, कभी 750, कभी 800, कभी बहुत हुआ तो 1000 के करीब लोगों का फाइनली चयन होता है। और उसमें भी आईएएस बनने वालों की संख्या और कम होती है। तो यह वही बात है जो हमने बार बार दोहराई है, लेकिन एक नए तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वे लोग जो वास्तव में इसकी तैयारी करना चाहते हैं, हम उन्हें डिसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आपको तैयारी करनी चाहिए तो क्या आपको गलत तरीके से तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा संतुलित होने की आवश्यकता है। यदि आपने तय कर रखा है कि आप सिविल सेवा की तैयारी करेंगे ही, तो फिर इसकी तैयारी करनी कहाँ से शुरू करनी चाहिए और किन चीज़ों के साथ इसे आगे लेकर जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, तैयारी कैसे करें, तैयारी कब करें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह सवाल जिसे मैं बार बार उठाता रहा हूँ, तैयारी क्यों करें? प्लीज आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एक बार जब आपको ये स्पष्ट हो जाए कि आप एक आईएएस अधिकारी या एक पुलिस अधिकारी या फिर एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना ही चाहते हैं, और आपने पहले से इस बात को एक्सक्लूड कर दिया है कि आप किसी सामाजिक दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप किसी पराये सपने में ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए? अगर आप मान लीजिए स्कूली बच्चे ही तो कैसे तैयारी शुरू करेंगे? अगर आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, तब आप कैसे तैयारी करेंगे? किस सामग्री की तरफ आपको जाना चाहिए, उसे आप गंभीरता से, अगर आपने तय कर लिया, जैसे मैंने कहा कि पहले सवाल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। एक बार स्पष्ट हो गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको इन तैयारियों को कैसे करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले परीक्षा के चरित्र को समझते हुए, और खास तौर से जिसे हम यूपीएससी 2.0 कहते हैं, हाल फिलहाल में जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो गई है, उसे लेकर जो कुछ मिथ हैं उन्हें समझिए। एक मिथक तो ये है, एक गलतफहमी तो ये है कि यूपीएससी का मतलब है रट्टा मारना। इसका मतलब है कि लगातार किताबों को रट जाना। और मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि पहले दरअसल ऐसा होता भी था। लोग प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अगर आपने किसी किताब को एकदम कॉमा फुल स्टॉप के साथ रट डाला है, तो बहुत बार आपका परीक्षा क्लियर हो जाती थी। बहुत सारे आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले आपको ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। कोई व्यक्ति बताएगा कि उसने कॉमा फुल स्टॉप के साथ एनसीईआरटी या किसी किताब को रट डाला था और अंततः उसका चयन हो गया। सच्चाई ये है कि अब यूपीएससी 2.0 ऐसी परीक्षा नहीं है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां केवल रटने से काम चलता हो। स्मृति अच्छी चीज है, याद करना अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये रट्टा मारने की परीक्षा इससे बाहर निकली। दरअसल यही वह वजह है कि जिस वजह से बार बार कहा जाता था कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बल देती थी। दूसरा ये कि एनसीईआरटी की इतनी तैयारी कब करनी चाहिए, कौन सी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कब आपको ये तैयारी करनी चाहिए, इसे लेकर अलग-अलग राय हैं। जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप अगर एक ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई की कीमत पर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में अगर ठीक-ठाक तरीके से पढ़ाई हो रही है, मान लीजिए आपकी रोजाना क्लासेस लगती हैं, शिक्षक आप क्लास में आते हैं, वो एनसीईआरटी से या ऑब्वियसली पढ़ा रहे होंगे, आप उसे पढ़ते हैं, तो फिर जो कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, वो मान लीजिए कहता है कि मैं स्कूल के समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो वो तो आप वैसे ही पढ़ रहे हैं ना। तो सामान्यतः यदि आपके स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं जहाँ पे लगातार पढ़ाई होती है, तो इस बात की कतई कोई आवश्यकता नहीं है कि आप स्कूल के समय से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन मान लीजिए आप छंगामल इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर नियमित तौर पर कक्षाएं होती नहीं है, परीक्षाएं ही महत्वपूर्ण रह गई हैं। अब आपके पास ढेर सारा समय भी है और आपके पास एक कारण भी है, क्योंकि आप एक तरह के एजुकेशन लर्निंग डेफिसिट में हैं। आप जिन लोगों से प्रतियोगिता करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए बाद में, वे अपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज में होमवर्क हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, वो लर्निंग कर रहे हैं, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं, उनकी बाकी चीजें बेहतर हो रही हैं। इसलिए तब ऐसे में बिल्कुल बनता है कि आप स्कूल कॉलेज के समय में भी कुछ किताबें उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। क्या पढ़ेंगे? अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एनसीईआरटी हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। हाल फिलहाल की एनसीईआरटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार पुराने एडिशंस माने जाते हैं। देख लीजिए कि कौन से महत्वपूर्ण एडिशंस हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि आप देखेंगे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को वो कवर करती है। कई मामलों में वह बाकी पढ़ाई का सिलेबस तय करती है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अधिकांश विषयों में है वो आपको एनसीईआरटी में मिलती रही है। अभी एनसीईआरटी विपिन चंद्रा वाली पुरानी एनसीईआरटी हो सकती है, अगर इतिहास की बात करें, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो सकती है, साइंसेस की भी कई बार एनसीईआरटी हो सकती है। तो जो लोग स्कूल में, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी की पढ़ाई वैसे ही बहुत अच्छे से हो रही है, तो फिर आपको क्यों परेशान होना है। लेकिन अगर आप स्कूल पूरा कर चुके हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और आप यूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से बनती है। इसके लिए एनसीईआरटी आप पूरी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा विकल्प आपके पास है, और वो ये कि एनसीईआरटी एक-एक करके पढ़ने की बजाय आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का एनसीईआरटी वन फॉर ऑल है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओसवाल का ये एक डिसेंट कलेक्शन है जो कि एनसीईआरटी के लिए है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इसमें एनसीईआरटी 6 से 12 तक का सब्जेक्ट वाइज एक ही बुक में कंटेंट दिया गया है। फिलहाल ठीक-ठाक डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएंगे तो उसे क्लिक करके VC10 का इस्तेमाल करते हुए आप अपने 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अन्य हिस्सा है जिस पर लगातार बात की जाती है। इसको लेकर भी कुछ किताबें मौजूद हैं। मैं खुद इंटरव्यू रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि कैंडिडेट्स जो हैं, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि उनके एटीट्यूड, उनकी मैच्योरिटी, इन सब को भी देखना होता है। तो अर्ली स्टेजेस जो हैं, उनके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू पर हम लोगों ने लंबी बातचीत की है और बार-बार बात करेंगे। अभी हम विस्तार से यह नहीं समझा रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी। लेकिन जब आपको इंटरव्यू एक ऐसी चीज लगती है जो कि आपको लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी का हिस्सा भी पता होना चाहिए, तो प्लीज समझिएगा, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब केवल बोलना नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लिसनिंग है। क्या आप हिंदी भाषा को सुनकर उसका सही अर्थ लगा पाते हैं? क्या आप अंग्रेजी भाषा को सुनकर उसका सही अर्थ लगा पाते हैं? सो यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इट इज इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जब भी मौका मिले ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बने, डिबेट्स का हिस्सा बने, एमयूएन का हिस्सा बने, जहां भी आपको अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, उनका लाभ उठाएं। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ये कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, एमयूएन जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं वह हो सकता है, वह करें। और एक बात मैंने बार बार कही है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है इसका मतलब केवल और केवल किताबें पढ़ना है, केवल और केवल कमरा बंद करके तैयारी करना है, तो ये बात ठीक नहीं है। यू नीड टू डेवलप सर्टेन पैशंस एंड हॉबीज। ये स्पोर्ट्स हो सकते हैं, ये रीडिंग हो सकता है, ये वॉलंटियरिंग हो सकता है, ये ट्रैकिंग हो सकता है, ये पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू नीड टू हैव योर हॉबीज। और इसके लिए आप समझिएगा कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में इन सारी, जिसे भी हम कॉलम 7 ऑफ डेफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं,
वह इम्पॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे बार-बार ये लगता है कि आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको कुछ किताबें मिलती हैं तो डेफ़िनेटली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पब्लिशर से मिलती हैं वहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करते रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी को देख रहा है। वह ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि आपका एकांगी व्यक्तित्व, अगर आपका व्यक्तित्व एकांगी होगा तो इस परीक्षा के लिए आप नहीं बने हैं। फिर आप जो पक्ष आपका मजबूत है, अपना करियर उसी क्षेत्र में देखिए। अगर आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है, आपके व्यक्तित्व में विस्तार है, तब यह परीक्षा आपके लिए है।